नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 23 दिसंबर है और आज ही के दिन हम चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था, जो कि 1902 में हुआ था मेरठ नाम जगह पे। आपको पता है मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए आज हम चर्चा करते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। जैसा कि आपको पता है चौधरी चरण सिंह का जन्म एक किसान वर्ग में जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम M.R. सिंह बहुत साधारण से किसान थे और बहुत गरीब घर से उनका जन्म हुआ था, ये हम कह सकते हैं। उन्होंने अपनी परीक्षा अपनी धीरे धीरे पढ़ाई अच्छे से की और आगरा यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1925 में जाके एमए कंप्लीट की। लोगों का कहना ये है और उनसे चिढ़ने वालों का कहना ये है कि चौधरी चरण सिंह केवल और केवल जाटों के नेता थे, और ये बात बिल्कुल, ये तथ्य बिल्कुल गलत है। आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम बात ना केवल जाटों की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जात प्रथा की। चौधरी चरण सिंह जब जिन दिनों में 1921-22 में 23 में अपनी कॉलेज में पढ़ रहे थे, उस समय एक नीच वर्ग के लोग के साथ, एक आदमी के साथ, एक लड़के के साथ बैठ के खाना खाया था। तो उसने एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाया था। तो आप समझ सकते हैं जिस समय जात प्रथा और जात प्रथा कह सकते हैं और छुआछूत एकदम चरम पे चल रहा था 1920-21 में, उस समय चौधरी चरण सिंह ने अपने एक ही प्लेट में बैठ के खाना खाया। और बात यहाँ तक ही नहीं, चौधरी चरण सिंह ने अपने तीनों बच्चों की शादी इंटरकास्ट मैरिज में करी थी, जिसे हम कहते हैं एक जाति से दूसरी जाति में ले जाके अपने बच्चों का विवाह करना। आपको पता है चौधरी चरण सिंह के 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे छोटी वाली लड़की की शादी वर्मा परिवार में हुई, उनसे बड़ी वाली की राजपूत परिवार में उनकी शादियां उन्होंने अपने आप की थी, चौधरी चरण सिंह द्वारा करवाई गई। तो चौधरी चरण सिंह एक बार मीटिंग हुई थी मेरठ के अंदर, तो उसमें भी उन्होंने साफ कह दिया था कि जितने भी जाट मतदाता है ना, जितने भी वोटर्स हैं, वो ये देख के मुझे जाट वोट मत दो कि मैं जाट हूँ या मेरा परिवार जो जन्म हुआ है वो जाट घराने में हुआ है। आप केवल और केवल मेरे काम को देख के मुझे वोट दो। अगर आप मुझे जात व्यवस्था से वोट दे रहे हो तो बिल्कुल मेरे को वोट मत दो और यहाँ से चले जाओ। तो चौधरी चरण सिंह किसी भी जात से बिल्कुल संबंध नहीं रखते थे। वो बहुत बड़े, उनके अपने ही आइडियोलॉजी थे, अपने ही उनके नियम कानून थे। एक बार तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा था सरकारी गजेटेड ऑफिसर केवल उन्हीं को बनाया जाए जो इंटरकास्ट मैरिज करे, यानी कि जो एक जात से दूसरी जात में शादी करें, बेसिकली जो नीचे कास्ट है उसमें शादी करे, उसी को सरकारी नौकरी गजेटेड ऑफिसर का पद दिया जाए। तो चौधरी चरण सिंह किसी भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो मतलब जातिवाद फैलाते थे या ये सब था। आइए हम उनका एकदम विस्तार में उनकी राजनीति के बारे में समझते हैं। कैसे उनका एक गरीब परिवार से जन्म एक कह सकते हैं राजनीति की तरफ और एक प्रधानमंत्री के पद तक उन्हें ले गया। देखिए हम बात करते हैं जैसे ही उनकी चौधरी चरण सिंह की पढ़ाई पूरी हुई 1925 के अंदर, तो उसके बाद वो सीधा ही वकालत करने चले गए और वकालत करते करते ही 1930 का दौर आ गया। 1930 में आपको अच्छे से पता है सॉल्ट मार्च चल रहा था, नमक कानून। तो हिल्सन नदी गाजियाबाद के पास उन्होंने नमक का कानून तोड़ा और उसी को नजर में रखते हुए उन्हें 6 महीने की जेल हुई। और यहाँ भी कानून अभी उनका मतलब जो जीवन था स्टार्ट नहीं हुआ था। आपको पता है 1937 के अंदर वो कांग्रेस के सचिव के मतलब पद पे नियुक्त किए गए। उसके बाद मतलब जब नमक कानून जेल आने के बाद वो कांग्रेस के सचिव भी नियुक्त किए गए। फिर हम बात करते हैं 1942 में, जहां पे उनका टर्निंग पॉइंट आया था। 1942 के अंदर चौधरी चरण सिंह को 2.5 साल की जेल हुई थी। आप समझ सकते हैं 2.5 साल की जेल हुई थी, जिसी के अंदर आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है शिष्टाचार किताब किसके द्वारा लिखी गई। जिस 2.5 साल में वो जेल में रहे थे, उसी के अंदर उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम शिष्टाचार था। और ना केवल अब बात किताब तक रही और समाज केवल रही, देखिए जेल के अंदर भी उन्होंने अपना समय इस तरीके से निकाला था। चाहते तो वो बहुत अच्छा जीवन भी बिता सकते थे जेल के अंदर। जैसे ही उन्होंने देखा ना कि और किसान लोग, ये किसान वर्ग के लोग जो जेल के अंदर बहुत आराम से रह रहे हैं, बिल्कुल रोड नीचे सो रहे हैं, कमरे के अंदर कोई कपड़ा नहीं है, तो चौधरी चरण सिंह ने भी उन्हीं के साथ जाके रहने लगे और अपना सारा चीज बिल्कुल त्याग दी, एकदम नॉर्मल लाइफ जिए थे। और आप देख सकते हैं आज के नेता कैसे हैं।
आज जेल को ही अपना घर मान ले रहे हैं। आप समझ रहे हो? आज तो अगर कोई राजनेता या नेता कहीं चला भी जाए ना जेल के अंदर, तो उसके बाद तो वो इतना बवंडर बन जाता है। आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह ने जेल के अंदर भी, जब उन्हें कोई देख नहीं रहा था, ना कोई नेता देख रहा था, ना लोग देख रहे थे, मतलब ज्यादा लोग देख पा रहे थे, जब भी उन्होंने अपना जीवन बहुत साधारण सा व्यतीत किया। 2.5 साल जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने एक 1950 आ गई थी, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए थे, एक प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने उस समय भी एक पत्र लिखा था कि गजेटेड ऑफिसर जो इंटरकास्ट मैरिज है, हमें उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, है ना। वो पत्र की हमने चर्चा कर ही ली। अब बात आ जाता है 1952 में। जब 1952 आया था तो कैबिनेट मिनिस्टर का, कैबिनेट मंत्री का उन्हें पद दिया गया। चौधरी चरण सिंह को 1952 में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जो कांग्रेस से थे, है ना। अब बात आती है 1979 की। अब 1979 में पंडित चौधरी चरण सिंह एक देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। 1979 में देश के प्रधानमंत्री बन गए थे, और प्रधानमंत्री से पहले उनकी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो हम देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब साल था 1959 के अंदर जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा था कि हम अपने देश के अंदर, भारत के अंदर रूस जैसी प्रथा लाएंगे। और रूस के अंदर किसानों की कंडीशन थी कि जो भी किसान होता है वो अपनी जमीन को सरकार के हाथ में दे देगा और उसमें नौकरी करेगा। तो ये कानून लाने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसको सबसे पहले रोका गया या इस पे प्रतिबंध लगाया गया वो चौधरी चरण सिंह द्वारा थी। और जबकि चौधरी चरण सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही एक पार्टी से थे, पर जब भी देखो आज के समय में अगर छोटा सा भी मंत्री हो तो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल नहीं सकता, एक छोटा सा विधायक भी नहीं बोल सकता, एक एमएलए भी नहीं बोल सकता। और चौधरी चरण सिंह ने सीधा पत्र में लिख के ये बोला कि भारत का जो किसान है अपनी जमीन को जमीन नहीं मानता, वो भारत अपनी जमीन की माता मानता है। और जो अपनी देश को, अपनी जमीन को माता मान रहा है, तो उस पर वो नौकरी किस प्रकार कर पाएगा। किसान एक किसान नहीं है, किसान एक अन्नदाता है। आप इस बात को समझिए, किसान को ये नहीं है कि वो वहां जाके काम करे, किसान अन्न दे रहा है पूरी दुनिया को, और अन्न देने का काम अन्नदाता कर रहा है। तो अन्नदाता कैसे किसी के पास नौकरी कर पाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 6 साल बाद चौधरी चरण सिंह ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, और उसके बाद उसी पार्टी से उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब हम आज की राजनीति देख लेते हैं। आज देखिए, पहले तो हम चर्चा करते हैं 1920-21 की, जिस समय क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन के अंदर आपको पता है लगभग 750 लोगों, किसानों को मतलब अपनी जान गंवानी पड़ी। और कारण क्या रहा? सर्दी की वजह से वो रोडों पे पड़े रहे, और रोडों के बाद उन पे ना कोई खाने की चीज थी, ना वो इतने अच्छे से रह पा रहे थे। सरकार से जवाब मांगा कि ये क्यों मर रहे हैं, इनका मरने का जवाब दीजिए। तो सरकार सिंपल सा कह देती थी, मरने वालों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मर रहे हैं तो मरने दो। बात है 2024 की, जब फरवरी के अंदर एक किसानों ने अपनी मीटिंग रखी थी, तो उसके अंदर एक 21 साल के युवा को सर के अंदर गोली लगने से उनकी मौत हो गई। आप समझ सकते हैं, भटिंडा का रहने वाला किसान था, उसकी युवा 21 साल थी, और सरकार द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा गोली चलाई गई, और गोली उसके सर में लगी, और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। आज हम किसान को किस नजरिए से देख रहे हैं? चर्चा इस बात की है। एक दौर वो था कि किसान से जन्म लिया और किसानों के लिए ही अपना पूरा भविष्य दे दिया। देश का प्रधानमंत्री ने भी आवाज उठाई, कैबिनेट मिनिस्टर थे जब भी आवाज उठाई, मंत्री थे जब भी आवाज उठाई, और उसके बाद भी वो किसानों के हित में बोलते रहे। आज सरकार क्या कर रही है किसानों के साथ? आप देखेंगे इतनी बब्बरता मचाई हुई है, 2-2 किलो के हिसाब से सब्जियां बिक रही हैं, 2-2 किलो के हिसाब से प्याज। किसान उसे लेके जाए, किस तरीके से लेके जाएगा, और ले जाने में भी खर्चा है, और ले जाके फिर मार्केट में वो बिक नहीं रही। भूटान जैसे स्वीडन जैसे देश अपने देश के किसानों को बहुत मदद कर रहे हैं। हमारे देश का क्या?
हमारे देश में तो ठीक से मदद ही नहीं मिल पा रही। आपको जानकर हैरानी होगी, भूटान के अंदर अगर कोई लोन ले तो किसान को बहुत जल्दी लोन मिलता है, और हमारे यहाँ लोन की प्रक्रिया भी इतनी लेट हो जाती है जिसमें किसान को कोई फायदा ही नहीं हो पाता, फायदा मिल ही नहीं पाता। आपने देखा होगा अरावली का मुद्दा आ रहा है, अरावली हिल्स को खत्म कर रहे हैं। 100 मीटर से ऊपर जो भी पर्वत है उसको रखेंगे, 100 मीटर से नीचे पर्वत को काट दिया जाएगा, ये खत्म कर दिया जाएगा। वहां बड़ी क्या लगा दी जाएगी, कंपनियां लगा दी जाएंगी। जब दिल्ली के अंदर 200 मीटर की इमारत बन सकती है तो 100 मीटर से नीचे पहाड़ क्यों काटे जा रहे हैं? इसके बारे में भी वीडियो आएगी और आपको बहुत विस्तार से एक चीज के बारे में समझाया जाएगा। तो बात आज एक केवल मुद्दा इतना सा था किसानों को लेके, कि किसान एक अन्नदाता है, किसान अन्न दे रहा है जिसके पूरा देश खा रहा है और जिससे हम चल पा रहे हैं, और हम उस अन्नदाता को ही इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि रोड पे आ रहा है, वो सड़क पे आ रहा है, तो किस तरीके से काम कर पाएगा देश? तो चर्चा बहुत अहम है, इस बारे में समझना होगा। चौधरी चरण सिंह के से हमें सीखना होगा। शिष्टाचार जैसी किताब उन्होंने लिखी जिसके अंदर आम लोगों की आवाज है। तो आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा और इस देश के बारे में आप देखिए, मैं एक रिपोर्ट के अनुसार बताता हूं जो 2022 में रिपोर्ट हुई थी और 2023 में उसको लागू किया गया। उसके अंदर यह बताया गया कि 11,992 कुछ लोग, ये समझ लीजिए एक दिन के अंदर 30 किसान अपनी जान गंवा रहे हैं। कह सकते हैं कि 1 घंटे के अंदर एक किसान की मृत्यु हो रही है। मृत्यु क्या हो रही है? वो खुद दम घुट के मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि जो फसल वो पूरी साल भर बोता है उसका कोई परिणाम ही नहीं निकल पा रहा। किस तरीके से वो रह पाएगा? पूरी साल की फसल उसने बोई और परिणाम के टाइम पे कुछ भी नहीं। 2-2 किलो के भाव से सरकार ले रही है। गेहूं का इतना रेट कम हो रहा है और गेहूं सड़ाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इतना टन गेहूं सड़ाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो शराब बेचने वाली कंपनी है उसको खरीदे और उससे शराब बनाए और फिर शराब लोगों तक पहुंचाई जाए। तो सरकार क्यों खरीदेगी साथ के साथ? देखिए, ये चर्चा मैं राजनीति पर्पज से नहीं कर रहा, ये केवल आपकी जागरूकता फैलाने का काम है ताकि आप समझ पाए एक एक चीज को, है ना। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मेरा कोई राजनीति कोई विषय, पर मैं क्या कह रहा हूं, आप तक जानकारी पहुंच पाए और जानकारी पहुंचाना ये मेरा काम है। तो आप इन पे बहुत ज्यादा चर्चा करिए, समझिए एक एक चीज को बात अच्छे से। और इन पे आप देखिए कि इनइक्वालिटी में भारत के अंदर 40% जो पैसा है वो लोग कमा रहे हैं जो 1% अमीर आदमी है। बाकी का बचा 60% पैसा वो कमा रहे हैं जो बाकी के 45 से 60% लोग काम कर रहे हैं। तो 40% लोग तो वो हो गए जो केवल और केवल अपना बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, और 60% वो हो गए जो आम काम कर रहे हैं, कहीं कंपनी में लग रहे हैं, कहीं कंपनी वालों का काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो 60% तक तो गरीबी फैली हुई है। इसका मतलब कहने का केवल ये मतलब है कि जो गरीब लोग हैं उनसे फायदा उठा के अमीरों को अमीर बनाया जा रहा है। जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अपनी छोटी सी कंपनियां चला रहे हैं, किसान कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भी 45 से 50% भारत के अंदर किसान के ऊपर डिपेंड है, किसानी कर रहे हैं लोग। तो उनका फायदा कौन उठा रहे हैं? अमीर आदमी उठा रहे हैं। और जब फायदा ही अमीर आदमी उठा रहे हैं तो फिर 5वें नंबर जीडीपी होने का फायदा क्या? ये चर्चा है। जब फायदा ही अमीर उठा रहे हैं तो देश 5वें नंबर पे जा रहा है, सुपर पावर बनने वाला है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मतलब तो गरीब आदमी सुख से रह पाए, वो है ना। तो चर्चा बहुत अहम है, बहुत ध्यान से एक चीज को बारीकी से समझिए, क्योंकि आप ही के हाथ में है ये देश। आने वाले समय में आप ही इस देश का चेहरा बनेंगे, क्योंकि आप ही डिसीजन लेंगे तो ही ये देश काम कर पाएगा, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिए और इन चर्चाओं पे अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इन बातों को बताइए ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए, आप एक देश का अच्छा निर्माण कर पाए, है ना। देश आजादी के 100वें साल में पहुंचने वाला है, पर जितना वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है देश और ज्यादा पीछे हो रहा है ना, क्योंकि गरीबी तो वहीं की वहीं है ना। अमीर तो ज्यादा अमीर तो वो लोग हो रहे हैं जो जिन पे पहले भी पैसा था। तो चर्चा का विषय बहुत ज्यादा बारीकी से एक एक चीज को समझिए और पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।